एंगल बिटवीन स्ट्रेट लाइंस हम लोग कर रहे थे और हमने देखा था कि दो लाइन के बीच का जो एंगल होता है उसको इस फॉर्मूला से फाइंड किया जा सकता है। इफ अल्फा बी द एंगल, इफ अल्फा बी द एंगल between any two straight lines, then tan alpha is equal to m1 minus m2। यहाँ पे इसको भी थोड़ा मेंशन कर लीजिए आप कि आपको याद रहे। एनी टू स्ट्रेट लाइंस, इक्वेशंस भी लिख लेते हैं। y is equal to m1x plus c1 and y is equal to m2x plus c2, then tan alpha is equal to m1 minus m2 divided by 1 plus m1 m2. This was the formula that we had discussed yesterday. Now अब मैंने बताया था कि अगर ये चीज नेगेटिव आ रहा है, दैट इज tan अल्फा अगर नेगेटिव आ रहा है तो द एंगल बिटवीन द स्ट्रेट लाइंस दैट इज अल्फा इज एन ऑब्ट्यूस एंगल। अगर पॉजिटिव आ रहा है tan अल्फा तो अल्फा बी द एक्यूट एंगल। और जनरली अगर कोई कंडीशन नहीं प्रोवाइड करा जाता है तो आपको ये अज्यूम कर लेना है कि आपसे एक्यूट एंगल के बारे में बात की जा रही है। सो उस केस में आपको tan अल्फा कुछ भी हो पॉजिटिव ही लेना है, ठीक है। चलिए, और अगर इक्वेशन का फॉर्म इस तरह से है कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, देन tan अल्फा क्या होता है b1 a2 माइनस a1 b2 डिवाइडेड बाई a1 a2 प्लस b1 b2, ठीक है। और यहीं से अल्फा भी हम लोग निकाल सकते हैं, अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स दिस, ये हमने कल देख लिया था। और इक्वेशन अगर इस फॉर्म में है तो इस तरह से निकाल लेते हैं, इक्वेशन इस फॉर्म में है तो इस तरह से निकाल लेते हैं। ये आपको पता है कि इस तरह के इक्वेशन को हमेशा इस फॉर्म में बदला जा सकता है। जैसे इस इक्वेशन का जो स्लोप हो जाएगा, इस स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप हो जाएगा वो होगा माइनस a1 बाई b1, इसका माइनस a2 बाई b2, कोई बहुत बड़ी चीज है नहीं, ये हमने देखा था। नाउ अब दो लाइन के बीच का जो एंगल होता है वो बहुत कुछ हमें बताता है। वो हमें बता सकता है कि वेदर दोज टू लाइंस आर पैरेलल और नॉट, और वेदर दोज टू लाइंस आर परपेंडिकुलर और नॉट। तो अगर किसी भी दो स्ट्रेट लाइन के बारे में हमें पता करना है कि वो दोनों स्ट्रेट लाइन पैरेलल हैं या नहीं है, तो हम इस फॉर्मूला से इस एंगल को फाइंड आउट करके कर सकते हैं। उसी तरह अगर किसी दो स्ट्रेट लाइन के बारे में हमें ये जानकारी चाहिए कि वो दोनों स्ट्रेट लाइन एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर है कि नहीं है, वो भी हमें अल्फा को निकालने के बाद पता चल जाएगा। चलिए, मान लीजिए आपके पास एक प्रॉब्लम दिया हुआ है कुछ इस तरह का कि आपसे कहा जा रहा है कि फाइंड द एंगल बिटवीन द स्ट्रेट लाइंस x माइनस 4y माइनस 3 इज इक्वल टू 0 एंड 6x माइनस y माइनस 11 इज इक्वल टू 0। अगर ये दोनों स्ट्रेट लाइन है और पूछा जा रहा है कि इन दोनों स्ट्रेट लाइन के बीच का एंगल फाइंड आउट करिए, तो कैसे करेंगे हम? डेफिनेटली इस फॉर्म में इक्वेशन है, लेकिन इसको हमेशा इस फॉर्म में भी चेंज किया जा सकता है। तो किस फॉर्म में आपको लिखना है, कौन सा फॉर्मूला याद रखना है, ये आपको प्रैक्टिस करते करते आ जाएगा। मुझे ये वाला फॉर्मूला भी याद है तो मैं इस फॉर्मूला को लगा दूंगा, ये भी याद है ये भी लगा दूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए ये लगा देते हैं। अब यहाँ से देख रहे हैं कि a1 इज इक्वल टू 1 है, x का कोफिशिएंट यहाँ से मैच करा लीजिए, b1 इज इक्वल टू माइनस 4, a1 b1 का ही काम है और a2 b2 का, और a2 इज इक्वल टू 6, b2 इज इक्वल टू माइनस 1। क्या फॉर्मूला होता है भाई? अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स a2 b1 माइनस a1 b2 डिवाइडेड बाई a1 a2 प्लस b1 b2। tan इनवर्स a2 b1 कर दीजिए, a2 कितना है 6 और b1 माइनस 4 माइनस 24, माइनस a1 कितना है 1 और b2 माइनस 1 यानी कि प्लस
1, ठीक है, डिवाइडेड बाई A1 A2 कितना है, A1 A2 आपका 6 है, 6 इंटू 1, और B1 B2 कितना है आपका प्लस -4 इंटू -1 +4, तो वही +4, सो tan इनवर्स -23/6 4 10। अब ये चीज आ रहा है, अब यहां पे नेगेटिव आ रहा है क्योंकि tan अल्फा क्या आएगा -23/10। इसका ये मतलब है कि हम ऑब्ट्यूस एंगल के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, हम यहां पे ऑब्ट्यूस एंगल के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना होगा। यहां पे tan अल्फा क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, यानी कि हम लोगों ने क्या किया है कि दोनों स्ट्रेट लाइन के बीच का ऑब्ट्यूस एंगल को फाइंड आउट करा है हमने, ठीक है। तो इस चीज के बारे में आप हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। कंडीशन चूंकि नहीं दिया हुआ है, कोई कंडीशन आपके पास नहीं है, तो अल्फा इज इक्वल टू सिंपली आपको tan इनवर्स 23/10 इस तरह से आपको लिख देना है, दैट्स इट। क्योंकि कोई कंडीशन नहीं दिया हुआ है तो आपको समझ लेना है कि ये एक्यूट एंगल के बारे में पूछ रहा है, हमें इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करके बता देना है, दैट्स इट, ठीक है। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और कुछ कंडीशंस को, इंपॉर्टेंट कंडीशंस को देखते हैं। पहले मैं देख लूं कि आज आपको क्या क्या मुझे बताना है। चलिए पहले कुछ कंडीशंस देख लेते हैं। पहले कुछ कंडीशंस को देख लेते हैं। तो देखा आपने यहां पे नेगेटिव आया है, tan अल्फा नेगेटिव आया है, बट हमें मैग्नीट्यूड चाहिए, कोई कंडीशन हमें बस कहा जा रहा है कि फाइंड द एंगल बिटवीन द स्ट्रेट लाइंस, सो आपको ये पॉजिटिव लेना है, ठीक है। अगर कोई कंडीशन नहीं दे रहा है तो अल्फा जो है, अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई m1 1 प्लस m1 m2। इस चीज को आपको ध्यान में रखना, ये मैग्नीट्यूड ले लीजिएगा अगर कोई कंडीशन नहीं दिया हुआ है, बट कंडीशन बहुत जगह दिया होगा आपको। ऑब्ट्यूस लेना है या एक्यूट लेना है, उसके कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको काम करना है। बहुत सारे प्रॉब्लम्स में ऐसा कुछ पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। सो यू हैव टू केयरफुली अंडरस्टैंड दिस। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके साइन में कहीं गलत तो नहीं है ना, एक बार मैच करा लीजिएगा। a2 b1 माइनस a1 b1 है, a2 इंटू b1, a2 क्या है 6 है, और b1 -4 है, इसीलिए यहाँ पे -24, -4 इंटू +6 -24। यहाँ पे पहले से माइनस है, a1 कितना है 1 और b2 -1, तो ये वाला -1 और ये वाला -1 मिलके प्लस हो जाएगा, इसीलिए -1 इंटू 1 आपका हो गया +1। उसके बाद ये माइनस का साइन बड़ा है तो ऑब्वियसली यहाँ पे नेगेटिव आएगा, इसलिए नेगेटिव वहाँ पे आ रहा है, ठीक है। चलिए, और ये चीज a1 a2 दोनों प्लस है तो दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा, यहाँ पे दोनों माइनस है तो दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा, तो -4 इंटू -1 इसीलिए +4, ठीक है। बट कोई कंडीशन नहीं दिया हुआ है तो इस माइनस साइन को आप भूल जाइए, नेग्लेक्ट करिए। द एंगल बिटवीन दीज टू स्ट्रेट लाइंस इज अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स 23/10। ये कंफ्यूजन होगा आपको प्रॉब्लम्स बनाते समय, ठीक है, बट चूंकि कोई कंडीशन नहीं दिया हुआ है तो आपको ये निकालना है। हाँ, अगर कंडीशन दिया हुआ रहेगा तब आपको ध्यान में रखना है बहुत कुछ, क्योंकि आपको ये चीज पता है कि जब दो स्ट्रेट लाइन किसी पॉइंट पे मीट करते हैं तो दो एंगल बनाता है, एक एक्यूट और एक ऑब्ट्यूस। तो बहुत बार ऐसा कंडीशन आएगा कि tan अल्फा नेगेटिव आएगा, दैट मीन्स अल्फा का कोई वैल्यू होगा जो कि 0 से नेगेटिव अगर आएगा तो 90 से लेके 180 के बीच में ही रहेगा, ठीक है। तो मान लीजिए कि आपका कोई नेगेटिव वैल्यू आ गया और वहां पे कंडीशन प्रॉपरली दिया हुआ है कि ये नेगेटिव वैल्यू ऑब्ट्यूस एंगल के लिए आपको लेना है, तो दैट मीन्स अल्फा का वैल्यू 90 से 180 रहेगा। तो आपने ये चीज फाइंड कर लिया, मान लीजिए ये चीज आया आपका 95 डिग्री, ये चीज आया 95 डिग्री, और अब आपसे पूछ रहा है कि फाइंड द एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइंस। तो कुछ नहीं करना है भाई, ये एंगल और ये वाला एंगल जोड़ के कितना होता है, मान लीजिए आपका जो एक्यूट एंगल है वो थीटा है और ये अल्फा जो है वो 95 आया है,
दोनों का सम स्ट्रेट लाइन का एंगल कितना होता है 180 डिग्री। सो थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, जो भी 95 डिग्री जो भी आपका आएगा वो acute angle between the lines हो जाएगा। So when the condition are given, this is how you approach the problem। लेकिन ये बात हो रही है जब कंडीशन वैसा दिया रहेगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ कंडीशन नहीं है तो प्रॉब्लम्स को इस तरह से ट्रीट करना है हमें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसा कि मैंने कहा कि एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइंस कैन टेल अस सो मेनी थिंग्स, whether any two straight lines are parallel or perpendicular, these are the conditions, these are the things that this particular angle alpha between any two straight lines can determine। ठीक है, चलिए सबसे पहले देखते हैं वो क्या कंडीशन होता है कि दो स्ट्रेट लाइंस जिनका इक्वेशन दिया हुआ है वो पैरेलल है। Okay, so to find the condition that any two straight lines whose equations are given are parallel, to find the condition that, थोड़ा सा बोर्ड भीगा हुआ है, condition that any two straight lines whose equations are given are parallel। ठीक है, अब हो सकता है कि इक्वेशन जो है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में दिया हो, यानी कि y इज इक्वल टू mx प्लस सी के फॉर्म में दोनों स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन दिया हो, या जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइंस के फॉर्म में दिया हो, यानी कि ax प्लस by प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में। सो अज्यूम कर लेते हैं कि जो हमारा इक्वेशन है दोनों स्ट्रेट लाइंस का वो है, लेट द टू straight lines be y is equal to m1x plus c1 and y is equal to m2x plus c2 if alpha is the angle, ये तो हमें पता ही है, between these straight lines, then क्या हो जाएगा हमारा अल्फा इज इक्वल टू, या फिर ऐसे लिखिए ना, अल्फा को क्या लिखना है, tan अल्फा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 इंटू m2। ठीक है, क्लियर है। नाउ अगर दोनों स्ट्रेट लाइन पैरेलल है, इफ द, इसको नाम दे दीजिए 1, इसको दे दीजिए 2, इफ द टू स्ट्रेट लाइंस 1 and 2 are parallel, then अब पैरेलल स्ट्रेट लाइन होगा तो क्या होता है, दोनों के बीच का एंगल 0 होता है। ठीक है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है तो जब दो स्ट्रेट लाइन पैरेलल होगा तो दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, 0 डिग्री होगा हमेशा। ठीक है, क्योंकि भाई स्ट्रेट लाइन है, वेक्टर तो है नहीं जहां की वेक्टर का हमें डायरेक्शन देखना है, और या तो 0 में भी वेक्टर्स दो पैरेलल हो सकते हैं, और अगर 180 डिग्री हो तो वहां भी पैरेलल हो सकते हैं। ठीक है, बट यहां पे स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइंस हैव जस्ट मैग्नीट्यूड, दे डोंट हैव एनी डायरेक्शन। सो जब दो स्ट्रेट लाइन पैरेलल हैं, दैट मीन्स दोनों के बीच का एंगल कितना है, 0 डिग्री है। तो अल्फा इज 0 डिग्री, दैट इज अल्फा इज इक्वल टू 0 डिग्री। देयरफॉर tan अल्फा कितना हो जाएगा, tan 0 डिग्री दैट इज 0। सो ये कितना हो गया हमारा 0। देयरफॉर m1 माइनस m2 बाई 1 प्लस
m1 m2 is equal to 0, that implies m1 minus m2 is equal to 0, that implies m1 is equal to m2. This is the required condition. So any two straight lines are parallel if their slopes are equal. ठीक है, therefore any two straight lines are parallel if their slopes are equal to each other. अगर स्लोप्स बराबर है तो इसका मतलब है कि वो दोनों स्ट्रेट लाइंस पैरेलल है. ठीक है, चलिए भाई, अब हो सकता है कि इक्वेशन जो है इस फॉर्म में ना देके जनरल इक्वेशन के फॉर्म में दिया हुआ हो, तो वो जनरल इक्वेशन हमेशा इस फॉर्म में आप चेंज कर सकते हैं. ठीक है, तो जब यहाँ पे इस फॉर्म में आप चेंज कर सकते हैं तो उसको यहीं से निकाल सकते हैं कि वेदर दो टू स्ट्रेट लाइंस आर पैरेलल और नॉट. बट हमें पता है कि फॉर्मूला क्या होता है एंगल का. इफ द, चलिए इसको साफ से कर देता हूं, इधर नहीं लिखता हूं मैं. ठीक है, आपको मैं क्लियरली चलिए जगह है तो लिख ही देता हूं. नाउ इफ द equations of the straight lines 1 and 2 are of the form a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 is equal to 0, then tan अल्फा क्या होता है हमारा a2 b1 माइनस a1 b2 डिवाइडेड बाई a1 a2 प्लस b1 b2. अब जब दोनों स्ट्रेट लाइन पैरेलल है तो tan अल्फा 0 होगा, इसलिए द रिक्वायर्ड कंडीशन इज, अब जब tan 0 था तो जो न्यूमरेटर है वो क्या हो रहा था, tan 0 है तो ये चीज क्या है 0 है, सो न्यूमरेटर 0 के बराबर है, यहां भी न्यूमरेटर 0 के बराबर है क्योंकि अल्फा 0 तो tan अल्फा 0, तो दिस थिंग इज इक्वल टू 0. तो a2 b1 माइनस a1 b2 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर a1 बाई a2 इज इक्वल टू, माफ करिएगा, a1 बाई b1 इज इक्वल टू a2 बाई b2. सो दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन. ऐसा क्यों हुआ? अब दो स्ट्रेट लाइन पैरेलल होते हैं जब उनका स्लोप्स इक्वल होता है. अब इस वाले स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या होगा माइनस a1 बाई b1, इस वाले स्ट्रेट लाइन का स्लोप माइनस a2 बाई b2, माइनस माइनस दोनों तरफ से कैंसिल. तो यहां भी तो वही चीज आ रहा है, स्लोप बराबर है, बस फॉर्म अलग है. ठीक है, तो बस जो आपको इक्वेशन, जहां पे जो इक्वेशन की जरूरत हो आप वो अप्लाई करके फाइंड आउट कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि दो स्ट्रेट लाइंस पैरेलल है या नहीं है. अब एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है जो कि आपको देखना है, पहले इतना कर लीजिए. ठीक है, सो दीज आर द कंडीशंस बाय यूजिंग विच यू कैन चेक वेदर टू स्ट्रेट लाइंस हुज इक्वेशंस आर गिवन आर पैरेलल और नॉट. ठीक है, तो जब भी दो स्ट्रेट लाइंस पैरेलल होंगे तो उन दोनों का स्लोप बराबर होगा. ऑब्वियस सी बात है, जो इंक्लिनेशन होगा दोनों का इक्वल होगा एक्स एक्सिस से, तभी वो पैरेलल होगा ना भाई, ये तो ऑब्वियस सी बात है. अब एक स्ट्रेट लाइन इस तरह से है, ये इसका स्लोप है, तो दूसरा स्ट्रेट लाइन भी अगर इसके पैरेलल है तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा, यानी कि दोनों का टेंजेंट भी बराबर होगा, एंगल बराबर है, तभी तो दोनों पैरेलल होगा. सो दैट्स व्हाई दिस कंडीशन कम्स इन फ्रंट ऑफ अस. चलिए, हो गया. अब एक और चीज आपको ध्यान रखना है इसमें, कर लिया होगा आपने कंडीशन. मान लीजिए
suppose a straight line whose equation is ax plus by plus c is equal to 0. ये कोई स्ट्रेट लाइन है जो गिवन है. अब दो स्ट्रेट लाइन दिया रहेगा तो डेफिनेटली दो स्ट्रेट लाइन दिया रहेगा, दोनों का इक्वेशंस दिया रहेगा, तो उससे आप दोनों का स्लोप फाइंड करेंगे, पता कर लेंगे कि दोनों लाइन पैरेलल है कि नहीं है. मान लीजिए आपको ये डायरेक्ट लिखना है कि एक ऐसे स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिखिए जो इस पर्टिकुलर स्ट्रेट लाइन के पैरेलल हो. तो एनी स्ट्रेट लाइन, ध्यान दीजिए, देयरफॉर एनी स्ट्रेट लाइन parallel to the straight line 1 is ax plus by plus d is equal to 0. बस कांस्टेंट अलग है. अब ऐसा क्यों है? ये स्ट्रेट लाइन और ये स्ट्रेट लाइन दोनों पैरेलल है, आप देख सकते हैं. इसका स्लोप कितना होगा देख लीजिए आप, y इज इक्वल टू माइनस ए बाई बी. बार बार मैं इस तरह के इक्वेशन में इसको चेंज कर रहा हूं ताकि आपको याद रहे कि इसका स्लोप हमेशा इस तरह के इक्वेशन का स्लोप होता है माइनस ए बाई बी. तो माइनस बी ए बाई बी एक्स प्लस नहीं माइनस सी बाई बी, और इसका स्लोप कितना होगा माइनस ए बाई बी एक्स माइनस डी बाई बी. तो आप देख सकते हैं कि दोनों का स्लोप बराबर है, माइनस ए बाई बी माइनस ए बाई बी. और दो स्ट्रेट लाइन का अगर स्लोप बराबर हो दैट मीन्स क्या, दोनों स्ट्रेट लाइंस एक दूसरे के साथ पैरेलल है. सो दैट इज व्हाई ऑलवेज रिमेंबर दैट एनी स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू दिस पर्टिकुलर स्ट्रेट लाइन इज दिस. बस कांस्टेंट चेंज है. सो दो स्ट्रेट लाइंस, यहां से हमें एक चीज और पता चलता है कि टू स्ट्रेट लाइंस पैरेलल if they differ by a constant or if their equations differ by a constant. क्यों हुआ ये? Parallel to this straight line is this because the slopes of the lines are equal. ठीक है? सो याद रखिएगा, इसको नोट में आप लिख लीजिए. टू इक्वेशंस, टू स्ट्रेट लाइंस whose equations are given are parallel if their equations differ by a constant. आप चेक कर सकते हैं इस इक्वेशन को घटाइए एक दूसरे से तो देख लीजिए आपका बचेगा कितना c माइनस डी. इसको इसमें से घटाएंगे तो c माइनस डी बचेगा. ठीक है, चलिए इक्वेशन घटाने का मतलब है कि दोनों लेफ्ट साइड वाला जो इक्वेशन है जीरो के इधर, उन दोनों एक्सप्रेशंस को घटाना है. ठीक है, बट लिखने का तरीका है इक्वेशंस, तो इस तरह से लिख लीजिए. नाउ पैरेललिटी का कंडीशन तो हो गया. अब इस पे एक प्रॉब्लम बना लेते हैं, उसके बाद ये चेक करेंगे कि दो स्ट्रेट लाइन का वो कौन सा कंडीशन होगा कि दोनों स्ट्रेट लाइन एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर होंगे, दैट इज राइट एंगल पे होंगे. चलिए find the equation to the straight line which
passes through the point 4 minus 5 and which is parallel to the straight line and which is parallel to the straight line 3x plus 4y plus 5 is equal to 0। कह रहा है कि किसी ऐसे स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन फाइंड करिए जो इस पॉइंट से होके पास कर रहा है और जो कि इस पर्टिकुलर स्ट्रेट लाइन के पैरेलल है। इसको इक्वेशन नंबर 1 कर देते हैं जो गिवन स्ट्रेट लाइन है। अब इसको बनाने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, चलिए एक एक करके सारे मेथड्स को चेक करते हैं। सबसे पहला तरीका मेथड 1, ठीक है। अब कोई भी, ये नहीं कह रहा हूं कि कोई पर्टिकुलर मेथड सबसे अच्छा है, बट मुझे लगता है कि जो सबसे शॉर्ट आएगा वो यही वाला आएगा कि अभी जस्ट हमने देखा कि कोई भी गिवन इक्वेशन दिया रहे किसी स्ट्रेट लाइन का, तो उस स्ट्रेट लाइन के पैरेलल जो इक्वेशन किसी स्ट्रेट लाइन का होगा वो हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। सो द इक्वेशन of the straight line parallel to 1 is 3x plus 4y प्लस यहां पे कांस्टेंट बस अलग होगा इसका, ठीक है। अब दोनों का स्लोप क्या होगा? ऑफ कोर्स बराबर होगा। नाउ slopes of 1 and 2 are equal। नहीं, स्लोप का तो यहां पे कोई काम ही नहीं है क्योंकि स्लोप तो है ही बराबर। यहां पे हमें गिवन दिया हुआ है कि ये जो लाइन है इस पॉइंट से होके पास कर रहा है, इस पॉइंट से होके पास कर रहा है, ठीक है। स्लोप का यहां पे कोई काम नहीं है, इसीलिए मैंने कहा कि ये सबसे शॉर्ट तरीका है। तो क्या हो जाएगा? सिंस गीला हो जा रहा थोड़ा बोर्ड। सिंस 2 passes through the point 4 minus 5, Therefore, अब 4 और -5 से होके ये स्ट्रेट लाइन पास कर रहा है, यानी कि वो जो कोऑर्डिनेट है उस पॉइंट का इसको सेटिस्फाई करेगा। Therefore 3 into 4 और प्लस 4 into -5 प्लस c is equal to 0, दैट मीन्स c is equal to -20 प्लस 12, इधर जाएगा तो c is equal to 8। इसलिए द इक्वेशन रिक्वायर्ड इज क्या? c का वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, हमें इक्वेशन मिल जाएगा 3x प्लस 4y प्लस c का वैल्यू 8। यही इक्वेशन आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन हो जाएगा। अब ये तो एक तरीका हुआ बनाने का। दूसरा तरीका देख लीजिए, मेथड 2। मान लेते हैं कोई भी स्ट्रेट लाइन है, सपोज एनी स्ट्रेट लाइन b y is equal to mx plus c, ठीक है। मान लेते हैं इसको, मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। सिंस या इफ, अब ये कोई भी स्ट्रेट लाइन हमने मान लिया, अब m और c को फाइंड करके हम जिस तरह का स्ट्रेट लाइन हमें चाहिए उस तरह का स्ट्रेट लाइन हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये कोई भी स्ट्रेट लाइन है। अब हमें ऐसा स्ट्रेट लाइन ढूंढना है जो कि इस पॉइंट से होके पास कर रहा है और इसके पैरेलल है। तो सबसे पहले इफ 3 इज, यानी कि स्ट्रेट लाइन 3 इज पैरेलल टू 1, देन देयर स्लोप्स आर इक्वल। तो m इज इक्वल टू, इसका स्लोप क्या होगा? इसका स्लोप -3/4, -3/4। यहां से पता चल रहा है ना, y को एक तरफ रखिए और बाकी को एक तरफ ले जाइए, दैट इज दोनों तरफ अगर हम डिवाइड कर दें 4 से तो आप देख सकते हैं आपका आएगा स्लोप m इज इक्वल टू -3/4।
तो m इज इक्वल टू कितना आ गया -3/4। ठीक है भाई, अब m का वैल्यू -3/4 आ गया, तो m का वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। कोई दिक्कत है? इसलिए इक्वेशन 3 बिकम्स, क्या हो जाएगा ये इक्वेशन, y इज इक्वल टू -3/4 इंटू एक्स और प्लस सी, ये रख लीजिए 4। फर्दर इक्वेशन, फर्दर द स्ट्रेट लाइन 4 passes through। अब एक चीज तो पता चल गया कि ये स्ट्रेट लाइन इसके पैरेलल होगा जब दोनों का स्लोप बराबर होगा। अब ये भी हमें फाइंड करना है कि ये स्ट्रेट लाइन चूंकि उस पॉइंट से होके पास करना चाहिए ना, तो इसलिए जब ये पास कर रहा है थ्रू 4 - 5, देन y के जगह -5, x के जगह 4 प्लस c इज इक्वल टू 0। यहां से आपका c कितना आ जाएगा, 4 कट गया, c इज इक्वल टू -2। इसलिए द रिक्वायर्ड इक्वेशन इज कितना हो जाएगा, c का वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे, -3/4x -2, सो 4y, ये आपका यहाँ नेगेटिव लिख लीजिए, ये इधर आ जाएगा +3x और +8 इज इक्वल टू 0। यही है, मतलब ये वाला इक्वेशन कहाँ गया, ये इक्वेशन देख लीजिए, दोनों सेम आया। अब एक और तरीका है, उसको भी देख लीजिए। चलिए, जब आप बहुत सारा प्रॉब्लम ऐसा बना लेंगे ना, तो आपको ये पता चलेगा कि मेथड 1 सबसे अच्छा मेथड है। अगर इस कंडीशन, इस तरह का कोई कंडीशन दिया हुआ है कि किसी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है और उसके पैरेलल कोई स्ट्रेट लाइन पूछा जा रहा है, ठीक है। चलिए भाई, एक और मेथड देख लेते हैं। ओके, हमें क्या चाहिए, एक ऐसा स्ट्रेट लाइन जो इस पॉइंट से होके पास करे और इसके पैरेलल हो। तो कोई भी स्ट्रेट लाइन जो किसी एक पॉइंट से होके पास करता है, वो आपको पता है क्या होता है, एनी स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू -4 - 5 इज y - y डैश इज इक्वल टू m इंटू x - x डैश बताया था। तो y - y डैश क्या हो जाएगा, -5 यानी कि +5 इज इक्वल टू m इंटू x - x डैश यानी कि 4। अब ये दोनों स्ट्रेट लाइन क्या है भाई, अब ये एक ऐसा स्ट्रेट लाइन है जो उस पॉइंट से होके पास कर रहा है, एंड m इज द स्लोप ऑफ दिस लाइन। since this straight line is parallel to 1, therefore m is equal to, इसका स्लोप क्या है, -3/4। whence substituting m is equal to -3/4 in 1, we get, माफ करिएगा, इसको 2 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए क्योंकि 1 उसको हमने माना है। since this straight line is parallel to 1, ये वाला straight line, therefore m is equal to this। when substituting m is equal to this in 2, we get the required इक्वेशन एज, क्या मिलेगा आपको, y + 5 इज इक्वल टू -3/4 x - 4, 4y + 20 इज इक्वल टू -3x + 12, 3x + 4y + 8 इज इक्वल टू 0।
यही इक्वेशन था, यही इक्वेशन आपका आ गया। ठीक है, सो देयर आर मल्टीपल मेथड्स टू सॉल्व वन सिंगल प्रॉब्लम, बट विच वन इज द मोस्ट इजीएस्ट? डेफिनेटली वंस यू solve so many problems, 10-15 problems of this type, you will be realizing that actually the first method is the best one and is the shortest one. तो वो बनाते बनाते आपको पता चल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, हमने देख लिया कि दो स्ट्रेट लाइन पैरेलल होंगे तो उनका क्या कंडीशन होगा। अब ये चेक करते हैं कि क्या कंडीशन होगा कि दो स्ट्रेट लाइंस एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर होंगे। टू फाइंड द कंडीशन दैट any two straight lines whose equations are given are परपेंडिकुलर। ठीक है, ये कंडीशन हमें अब फाइंड करना है। ठीक है, अगेन मान लेते हैं दोनों इक्वेशन जो है, लेट द इक्वेशंस ऑफ द टू स्ट्रेट लाइंस बी y is equal to m1x plus c1 and y is equal to m2x plus c2. Then if alpha be the angle between these two straight lines, if alpha is the angle between these straight lines, then tan alpha is equal to m1 minus m2 divided by 1 plus m1 m2. ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। नाउ if lines 1 and 2 are perpendicular, then alpha is equal to 90 degree. ठीक है, that is tan alpha is equal to tan 90 degree is equal to क्या, इंफिनिटी। अनडिफाइंड होता है मैथमेटिकल टर्म्स में। दैट मीन्स अब इसको tan 90, tan अल्फा यानी कि इंफिनिटी आ गया। tan अल्फा इंफिनिटी कब आएगा, जब यहां पे ये डिनोमिनेटर 0 आएगा। दिस इज पॉसिबल, दिस इज पॉसिबल if and only if and only if 1 plus m1 m2 is equal to 0। इसका डिनोमिनेटर क्या होगा, 0 के बराबर हो जाए। तो कुछ भी ऊपर में फाइनाइट क्वांटिटी हो और उसको 0 से डिवाइड करेंगे, कहां जाएगा वो, इंफिनिटी। दैट मीन्स m1 m2 is equal to -1। This is the required condition for two lines to be perpendicular to one another, that is at right angles to one another। यही कंडीशन है। क्या कंडीशन है कि दोनों का जो स्लोप है उन स्लोप्स का
प्रोडक्ट जो है वो -1 के बराबर आना चाहिए। सो दिस इज द कंडीशन, नोट कर लीजिए। Therefore, any two straight lines are perpendicular to one another if the product of their slopes is -1। ठीक है, सो दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन। अब मान लीजिए जो इक्वेशन है, जो ये इक्वेशन है, इफ द इक्वेशंस ऑफ द टू स्ट्रेट लाइंस आर, इफ equations of the two straight lines are given in the general form मतलब general form of the equation of a straight line, जो कि फर्स्ट डिग्री का इक्वेशन होता है ax plus by plus c is equal to 0। जनरल फॉर्म दैट इज ये वाला इक्वेशन मान लीजिए इस तरह से दिया होगा, और जो ये इक्वेशन है 2 नंबर वो कुछ इस तरह से होगा, और अल्फा अभी भी दोनों के बीच का एंगल है, इसलिए इस केस में tan अल्फा कितना हो जाएगा हमारा, आपको पता है a2 b1 माइनस a1 b2 डिवाइडेड बाई a1 a2 प्लस b1 b2, आसान है। सो इफ अल्फा इज इक्वल टू 90 डिग्री, देन ये किस कंडीशन में होगा, a1 अल्फा 90 डिग्री तो tan अल्फा कितना, इन्फिनिटी, और ये तभी होगा जब ये डिनोमिनेटर क्या हो जाए, 0 हो जाए, प्लस b1 b2 इज इक्वल टू क्या, 0। इसलिए कंडीशन हमारा क्या हो जाएगा, यहां से जो कंडीशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा हमारा, a1 a2 इज इक्वल टू माइनस b1 b2। नहीं होगा ये कंडीशन, होगा ना, दैट इंप्लाइज माइनस a1 बाई b1 इज इक्वल टू माइनस, माफ करिएगा, b2 बाई a2। इस ये कंडीशन होगा, लेकिन यही इतने पे ही ले आके आप छोड़ सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। सो दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन, ठीक है। सो दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन। दो स्ट्रेट लाइन जिनका इक्वेशंस इस फॉर्म में है वो किस केस में परपेंडिकुलर होगा, जब a1 a2 इज इक्वल टू माइनस b1 इंटू b2 होगा, ठीक है। क्यों भाई, क्योंकि tan 90 इज इक्वल टू इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी कब होगा, जब ये डिनोमिनेटर हमारा 0 हो जाएगा, ठीक है। इसी के जैसा इसको फाइंड किया उसी तरह वो भी कंडीशन ले आया है यहाँ पे हमने। तो बस इसको याद रखना है कि ये जो प्रोडक्ट है a1 a2 इज इक्वल टू माइनस b1 b2, दैट्स इट, ठीक है। बट हमेशा परपेंडिकुलर वाले केस में जो है ना, ये फॉर्मूला सबसे अच्छा है, क्योंकि अगर इस फॉर्म में भी इक्वेशन है तो आप स्लोप तो फाइंड कर सकते हैं, और दोनों स्लोप का जो प्रोडक्ट होगा, दोनों स्ट्रेट लाइन के जो स्लोप्स के प्रोडक्ट होंगे वो होगा आपका -1, दैट्स इट। तो कभी भी इस तरह के फॉर्म में भी दिया रहे तो आपको पता है कि क्या करना है, इसका स्लोप हो जाएगा -a1 बाई b1, इसका स्लोप हो जाएगा -a2 बाई b2, दोनों को मल्टीप्लाई करिए, उसका मल्टीप्लीकेशन अगर दैट इज उसका प्रोडक्ट अगर -1 आ रहा है तो हाँ दोनों स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर है, अदरवाइज नहीं है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना है आपको। सो दिस कंडीशन इज लिटिल बिट ऑफ ऑन अ ट्रिकियर साइड, बट दिस इज द बेस्ट वन, ठीक है। परपेंडिकुलर के केस में ये बेस्ट वन है, और इसका कारण भी है, जैसा कि मैंने कहा कि इस तरह के इक्वेशन को जनरल फॉर्म ऑफ अ स्ट्रेट लाइन जो होता है इक्वेशन, वो हमेशा इस तरह से
हम लिख सकते हैं, राइट? सो दैट्स वाई। तो बस आपको इतना याद रखना है, अगर आप चाहें तो ये भी याद रखिए, लेकिन मैं सलाह दूंगा कि परपेंडिकुलरिटी के केस में ये हमेशा याद रखिए, दैट्स इट। एक्चुअली में पैरेलल वाले कंडीशन के लिए भी आपको एक ही केस याद रखना है, वही वाला कि m1 इज इक्वल टू m2 होता है, दैट शुड बी सफिशियंट। बट वहां पे आप a1 बाई b1 इज इक्वल टू a2 बाई b2 ऐसे करके याद रख सकते हैं, ठीक है? अब ये भी याद रख सकते हैं a1 a2 इज इक्वल टू माइनस b1 b2, बट अब ये थोड़ा सा ट्रिकियर है, मुझे ऐसा लगता है, बट ये एकदम क्लीन है, क्लियर है, साफ सुथरा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसा कि हमने पैरेलल वाले केस में देखा था कि अगर कोई किसी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन गिवन हो तो हम आसानी से उस पर्टिकुलर स्ट्रेट लाइन के पैरेलल किसी स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन को लिख सकते हैं, बस कांस्टेंट का डिफरेंस होता था। यहां भी हम वो काम कर सकते हैं। चलिए इरेज करूं? ओके, मान लीजिए कोई स्ट्रेट लाइन आपके पास है, सपोज अ स्ट्रेट लाइन ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसको नाम दे दीजिए इक्वेशन नंबर 1। नाउ इफ यू हैव आस्क्ड टू फाइंड अनदर स्ट्रेट लाइन which is perpendicular to this straight line, or to find the equation of a straight line which is perpendicular to this straight line, तो क्या करेंगे आप? कुछ नहीं करना है। Therefore the equation of the straight line perpendicular to 1 is BA, आप करिएगा BX माइनस AY प्लस D इज इक्वल टू 0। तो ये स्ट्रेट लाइन इसके परपेंडिकुलर है। क्यों? बिकॉज द प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप्स ऑफ द स्ट्रेट लाइन्स 1 and 2 इज -1। आप देख सकते हैं इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप कितना होगा, माइनस ए बाई बी, इंटू इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप कितना होगा, इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप कितना होगा, बी बाई ए। देखिए इस इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, ए वाई इज इक्वल टू बी एक्स प्लस डी वाई इज इक्वल टू बी बाई ए एक्स प्लस डी बाई ए, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। स्लोप कितना आया, बी बाई ए। ठीक है, ए से ए खत्म, बी से बी खत्म, कितना आया, -1। सो दैट इज द रीजन वाई दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू दिस स्ट्रेट लाइन। तो करना क्या है आपको, कुछ नहीं करना है। जब भी आपको कहा जाए कि कोई इक्वेशन किसी स्ट्रेट लाइन का दिया हुआ हो और आपसे ये कहा जाए कि एक ऐसे स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिखिए जो उस गिवन स्ट्रेट लाइन के परपेंडिकुलर है, तो कैसे लिखेंगे आप, इस तरह से। और यहां मैंने किया क्या है, मैंने x और y का कोफिशिएंट चेंज कर दिया है और साइन को क्या किया है, किसी भी एक साइन को आपको इंटरचेंज कर देना है। यहां पे अगर यहां माइनस देना चाहते हैं तो यहां भी दे सकते थे, मैंने यहां पे दे दिया है। ठीक है, सो इसको लिख लीजिए, इक्वेशन 2 नोट कर लीजिए, नोट
equation 2 can always be written like this, या ऐसे, as follows. देखिए पहले क्या करना है आपको कि चेंज द, नहीं पहले इस तरह करिए, interchange the coefficients of A and B, change the signs of any one of them, मतलब आइदर x वाले का साइन या y वाले का साइन, किसी का भी साइन चेंज कर दीजिए. और तीसरे में क्या करना है कि टेक अ कांस्टेंट अदर देन c, या ऐसे कर लीजिए ना, टेक अ डिफरेंट कांस्टेंट, टेक अ different constant than which is available in the given equation. मतलब जो स्ट्रेट लाइन गिवन है उस इक्वेशन में जो कांस्टेंट है उससे कोई दूसरा कांस्टेंट आपको ले लेना है. तो ये 3 स्टेप आप अप्लाई करेंगे तो इस तरह से लिख देंगे. आप इसको इस तरह से भी लिख सकते थे, माइनस बी एक्स प्लस ए वाई प्लस डी इज इक्वल टू 0, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता आपको. ठीक है, तो याद रखिए ये चीज. चलिए हमेशा इसको याद रखिएगा. आप एक प्रॉब्लम बना लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे. Okay. Find the equation to the straight line which उसी तरह का है जैसा पैरेलल वाला था. Straight line which passes through the point 4 minus 5 and is perpendicular to the straight line 3x plus 4y plus 5 is equal to 0. इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1. पूछा जा रहा है कि किसी ऐसे स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन बताइए जो स्ट्रेट लाइन इस पॉइंट से होके पास कर रहा है और इस स्ट्रेट लाइन के परपेंडिकुलर है. अभी ये भी उसी तरह से 3 मेथड से बन सकता है. जिस तरह से जो मेथड मैंने पैरेलल वाले केस में लगाया था, सेम मेथड्स यहां भी लगेगा. मैं आपको पहला वाला एक मेथड बताऊंगा, बाकी के दोनों मेथड्स ट्राई टू सॉल्व बाय योरसेल्फ. चलिए भाई, एनी स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू 1 इज, क्या करना है सबसे पहले, x और y का कोफिशिएंट चेंज कर देना है. तो यहाँ 3 है तो यहाँ इंटरचेंज कर देना है, चेंज नहीं. इंटरचेंज मतलब x वाला कोफिशिएंट y को दे देना है, y वाला कोफिशिएंट x को दे देना है. तो 4x और
किसी एक का साइन चेंज कर देना, या तो यहां माइनस लगा दीजिए क्योंकि दोनों जगह प्लस है, अगर माइनस रहता वहां पे प्लस कर देते। मैं ये वाला y का साइन चेंज कर दूंगा क्योंकि मेरा मन है कि y का साइन मैं चेंज कर दूं, -3y। कोफिशिएंट x और y का मैंने इंटरचेंज कर दिया एक दूसरे के साथ, और एक का साइन मैंने चेंज कर दिया, यानी कि y वाले का साइन प्लस था तो माइनस कर दिया, और एक दूसरा मैंने कांस्टेंट ले लिया यहां पे जो कि इससे डिफरेंट है। ये हो गया हमारा 2। इसी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हमें फाइंड करना है। नाउ क्योंकि दोनों का स्लोप आप चेक कर सकते हैं, -1 आएगा। नाउ सिंस line 2 is passing through the point 4 - 5, therefore these coordinates satisfy the equation 4 into 4 minus 3 into -5 plus c is equal to 0, 15 और ये 16, तो c is equal to -1, क्योंकि ये हो जाएगा 5 3 या 15 प्लस, अच्छा यहाँ पे प्लस 15 आएगा ना, तो 15 और 16 31 हो जाएगा, यानी कि c इज इक्वल टू -31। इसलिए रिक्वायर्ड इक्वेशन इज 4x - 3y - 31 इज इक्वल टू 0। ठीक है, आंसर ठीक होना चाहिए। ठीक है, 4x - 3y - 31 इज इक्वल टू 0। इस तरह से इक्वेशन बनेगा। अब दूसरे मेथड से आप ट्राई करिए। मान लीजिए कि आपका कोई भी स्ट्रेट लाइन है, उसका इक्वेशन mx + c आपको मान लेना है। अब दोनों के इसका, चूंकि अगर ये लाइन इस लाइन के परपेंडिकुलर है तो दोनों का जो स्लोप होगा उसका प्रोडक्ट -1 होगा, यानी कि m इंटू इसका स्लोप कितना है -3/4 इज इक्वल टू क्या होगा -1 होगा, सो m इज इक्वल टू 4/3 हो जाएगा, होगा ना, m इज इक्वल टू 4/3 हो जाएगा। अब m यहां पे रख दीजिएगा। अब ये जो लाइन बनेगा m को रखने के बाद, वो लाइन फर्दर इस पॉइंट से होके पास करेगा। अब उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट जब y x की जगह सब्स्टिट्यूट करिएगा तो आपको c मिल जाएगा। c को सब्स्टिट्यूट करिए, यू फाइंड द रिक्वायर्ड इक्वेशन। अंत वाले मेथड में आपको क्या करना है, एक ऐसे स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लेना है जो कि किसी एक पॉइंट जो कि ये है इससे होके पास कर रहा है। तो वो इक्वेशन आप कैसे फाइंड करेंगे, y - y डैश इज इक्वल टू m इंटू x - x डैश। अब वो लाइन में, अगर वो लाइन का इक्वेशन, वो लाइन इसके परपेंडिकुलर है, दैट मीन्स वहां भी m इंटू -3/4 इज इक्वल टू -1, m का वैल्यू 4/3 आएगा वहां पे, और सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, आपको रिक्वायर्ड इक्वेशन मिल जाएगा। तो ट्राई टू सॉल्व बाय योरसेल्फ दोस टू मेथड्स। ठीक है, वो मेथड दोनों जो है ट्राई करिए सॉल्व करने के लिए। आपको जो मेथड पैरेलल लाइंस के लिए मैंने करा था वही मेथड आपको वहां पे अप्लाई करना है। बस वहां परपेंडिकुलरिटी है कंडीशन, ये आपको पता रखना है, ये आपको याद रखना है, दैट्स इट। चलिए आगे बढ़ते हैं हम, और अब एक इंपॉर्टेंट इक्वेशंस को देखते हैं। और ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक होगा। चलिए to find the equation to the straight line, to find the equation to the straight line which passes through the point x dash y dash and is
perpendicular to the given straight line, नहीं, मैंने दूसरा है, मैंने तो प्रॉब्लम ही लिख दिया आपके लिए। चलिए ये प्रॉब्लम है, इसको भी बना ही लेते हैं, इसको ही बता देता हूँ, उसके बाद वो वाला इक्वेशन डिस्कस करेंगे। परपेंडिकुलर टू द स्ट्रेट लाइन, अब लिख दिया है तो बना लेता हूँ, y डैश इज इक्वल टू 2a इंटू एक्स प्लस एक्स डैश। आसान सा प्रॉब्लम है, कह रहा है कि टू फाइंड द इक्वेशन टू द स्ट्रेट लाइन विच पासेस थ्रू द पॉइंट दिस एंड इज परपेंडिकुलर टू द गिवन स्ट्रेट लाइन दिस। ये एक गिवन स्ट्रेट लाइन है, इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1। इस स्ट्रेट लाइन के परपेंडिकुलर एक लाइन है, उसका इक्वेशन फाइंड करना है, और वो जो परपेंडिकुलर लाइन है वो इस पॉइंट से होके क्रॉस कर रहा है, ये दूसरा कंडीशन है। ठीक है, सो ना सबसे पहले तो इस इक्वेशन को थोड़ा सही से हम अभी लिख लेते हैं। इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, y डैश, और इसको इधर ले आते हैं और मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हो जाएगा माइनस 2ax माइनस 2ax डैश इज इक्वल टू 0। इसको अब लिख लेते हैं हम लोग इक्वेशन 2। दैट इज वी हैव टू फाइंड अ स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू दिस एंड पासेस थ्रू दिस पॉइंट। सो इसलिए एनी स्ट्रेट लाइन perpendicular to the given straight line 2 is what? x और y का कोफिशिएंट इंटरचेंज करेंगे। y का कोफिशिएंट यहां पे क्या है, y डैश है। इसको जो है ना इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। अब यहां पे कोई दिक्कत नहीं है इस तरह से लिखने में, ठीक है, इस तरह से लिखने में आपको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चूंकि x पहले आता है y बाद में, ये एक स्टैंडर्ड है लिखने का इक्वेशन को, इसीलिए कई स्टूडेंट्स को, कई बच्चों को वहां पे दिक्कत होगी। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, x वाले को पहले लिखिए 2ax, y वाले को उसके बाद में, यानी कि इधर लेके आ जाइए माइनस y डैश, और इसको भी एक तरफ ले आएंगे तो 2ax डैश इज इक्वल टू 0। कोई दिक्कत नहीं है। सो इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2। तो इस लाइन के परपेंडिकुलर किसी इक्वेशन को लिखना है तो कैसे लिखेंगे y और x का पहले कोफिशिएंट इंटरचेंज करेंगे। तो y का कोफिशिएंट y डैश है, तो y डैश, और x का कोफिशिएंट 2a है, और एक का साइन चेंज करना है, इसका साइन में माइनस है तो प्लस कर दूं और 2ay कर दूं, और कांस्टेंट अपना इसके अलावा कोई दूसरा ले लूं। सो c शुड बी आवर कांस्टेंट, सपोज दैट 0। सो दिस इज द स्ट्रेट लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द गिवन स्ट्रेट लाइन, जो स्ट्रेट लाइन यहां पे दिया हुआ है। नाउ अब यहां पे कंडीशन है कि इस स्ट्रेट लाइन को इस पॉइंट से होके पास करना होगा x डैश y डैश से। सिंस line 3 passes through the point x dash y dash, therefore y dash x के जगह x dash plus 2a y dash plus c is equal to 0, that is c is equal to क्या हो जाएगा, minus 2a y dash minus x dash y dash। c का वैल्यू ये हो गया। अब इस c के वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू ऑफ c in 3, we get, what we get is y dash x plus 2ay। c की जगह क्या कर देंगे हम लोग यहां पे, एक मिनट, हाँ, c के जगह हम लोग यहां से क्या लिख देंगे, हमारा ये चीज, यानी कि माइनस 2a y डैश माइनस 2a y डैश
माइनस एक्स डैश वाई डैश इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ और यहाँ से हम लोग वाई डैश कॉमन ले सकते हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे भी आंसर लिख के छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसी तरह से छोड़ दीजिए। अब आंसर जिस तरह से एग्जाम में आएगा उसको देख के आप इसको मैच करा लेंगे साइन, और क्या कॉमन लेना है आपको पता चल जाएगा वहाँ पे। सो दिस इज आवर आंसर। अब बुक में जो आंसर दिया है वो कुछ इस तरह से दिया, सी का वैल्यू इतना आया है इसका, 1 मिनट, इसको मैंने इस तरह से लिख लिया, वाई डैश इज इक्वल टू 2a इंटू एक्स प्लस एक्स डैश। ठीक ही तो है, एक बार मैच करा लेना होगा हमें, वाई डैश माइनस 2ax माइनस 2ax डैश। ठीक है, 2ax माइनस वाई डैश प्लस 2ax डैश इज इक्वल टू 0। और हमने क्या किया कि एक ऐसे स्ट्रेट लाइन जो कि परपेंडिकुलर है इस लाइन के, वो लिख दिया हमने। तो वो कैसे लिखा, वाई डैश एक्स प्लस 2ay प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये लाइन पास कर रहा है इस पॉइंट से होके, तो यहाँ पे हो जाएगा वाई डैश एक्स डैश प्लस 2ay डैश प्लस सी इज इक्वल टू 0। सी इज इक्वल टू तो यही आ रहा है। तब कहाँ पे गड़बड़ हो रही है, सी का वैल्यू इसका नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है, लग रहा है कि बुक में ही मिसप्रिंट कुछ दिया हुआ होगा, क्योंकि यहाँ माइनस तो आना ही है, क्योंकि कहीं गलत ही नहीं है। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो गया, सी का वैल्यू यहाँ सब्सटीट्यूट कर दीजिए, ये दिस इज योर आंसर। ठीक है, अब हमें अपने इक्वेशन, हाँ देखिए किताब में जो आंसर लिखा हुआ है वो आंसर सही है किताब का, बस यहाँ साइन बुक में मिसप्रिंट दिया हुआ है। आंसर है 2a इंटू वाई माइनस वाई डैश। ठीक है भाई, यहाँ से 2a कॉमन ले लीजिए, यहाँ से 2a कॉमन लेंगे तो y माइनस वाई डैश, यहाँ और यहाँ से प्लस वाई डैश कॉमन लेंगे तो कितना आएगा, x माइनस एक्स डैश इज इक्वल टू 0। इस तरह से भी आप लिख सकते हैं इक्वेशन को। चलिए, अब आज का लास्ट टॉपिक हम करते हैं और उसके बाद आज के क्लास को खत्म करेंगे। To find the equation to a straight line which passes through a given point x dash y dash and makes a given angle alpha with the given straight line y is equal to mx plus c। इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इसको आपको याद रखना होगा। ठीक है, एक ऐसे स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आप फाइंड करने जा रहे हैं जो स्ट्रेट लाइन किसी गिवन पॉइंट, जो पॉइंट गिवन दिया हुआ है एक्स डैश वाई डैश, उससे होके पास कर रहा है। और वो स्ट्रेट लाइन, ये जो गिवन स्ट्रेट लाइन है, गिवन स्ट्रेट लाइन, इस स्ट्रेट लाइन के साथ कोई एंगल अल्फा बना रहा है। ठीक है, चलिए इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। सबसे पहले तो हम इस तरह के लाइन को थोड़ा इमेजिन करते हैं। सबसे पहले ये हो गया हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम, एक्स वाई, ये हो गया हमारा ऑरिजिन। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये
गिवन लाइन है, ठीक है। मान लीजिए ये हमारा ये जो हमारा है ये एक गिवन स्ट्रेट लाइन है, जो कि गिवन है, जो स्ट्रेट लाइन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मान लीजिए यहाँ पे L है, ये M है, और यहाँ पे इंटरसेप्ट कर रहा है C पे, y के पास, दैट इज C। नाउ ये मान लीजिए आपका कोई भी पॉइंट है, कौन सा पॉइंट है ये पॉइंट है आपका x डैश y डैश, ये पॉइंट आपका कोई P है, ठीक है। अब यहां से एक चीज है, फाइंड द इक्वेशंस, यहां पे इक्वेशंस कर लीजिए, एक से ज्यादा लाइंस होंगे। टू फाइंड द इक्वेशंस टू द स्ट्रेट लाइंस, ये थोड़ा सा आप सुधार लीजिए। टू फाइंड द इक्वेशंस to the straight lines which passes through a given point x dash y dash and makes a given angle alpha with the given straight line। ऐसे straight lines का equations निकालना है जो कि x dash y dash से होके पास कर रहा है, और कोई given line y is equal to mx plus c जो दिया हुआ है उसके साथ कोई given angle alpha बना रहा है। अब आपको लग रहा होगा कि जब इक्वेशंस की बात हो रही है तो डेफिनेटली एक से ज्यादा स्ट्रेट लाइंस है, डेफिनेटली तभी यहां पे स्ट्रेट लाइंस लिखा हुआ है। ये आप सोच रहे होंगे कि किस तरह हो सकता है कि दो स्ट्रेट लाइन सेम एंगल बनाए, क्यों नहीं बना सकता है। मान लीजिए यहां से कोई स्ट्रेट लाइन इस तरह से जा रहा है इधर, और यहां से इस तरह से कोई स्ट्रेट लाइन इस तरह से जा रहा है। हो सकता है ये स्ट्रेट लाइन अल्फा बनाए, हो सकता है स्ट्रेट लाइन ये अल्फा बनाए। दो ही ऐसे कंडीशन होंगे जिन कंडीशंस में किसी भी गिवन स्ट्रेट लाइन के साथ ये जो लाइंस है अल्फा एंगल नहीं बना सकेगा। या तो अल्फा जीरो हो, अल्फा अगर जीरो होगा दैट मीन्स व्हाट, अल्फा जीरो का मतलब है कि यहां से जो भी स्ट्रेट लाइन पास करेगा वो इस गिवन स्ट्रेट लाइन के पैरेलल होगा, तभी तो अल्फा जीरो है ना। तो उस कंडीशन में अल्फा क्या होगा, हो ही नहीं सकता है कि दो एंगल बनाए, दो स्ट्रेट लाइंस इस गिवन लाइन के साथ। या फिर अल्फा 90 हो जाए, क्योंकि किसी भी पॉइंट से एक ही परपेंडिकुलर किसी गिवन स्ट्रेट लाइन पे आप डाल सकते हैं, एक से ज्यादा नहीं। सो व्हेन अल्फा इज 90 डिग्री, उस केस में भी इस पॉइंट से बस एक ही लाइन यहां पे परपेंडिकुलर हो सकता है। सो अनलेस अल्फा इज 0 और 90 डिग्री, वी हैव ऑलवेज two straight lines like this and this which makes a given angle alpha with one single straight line like LCM। ठीक है, तो याद रखिएगा, इसको मैं यहां पे लिख भी दूंगा। ये मान लीजिए आपका यहां पे पॉइंट A, यहां पे पॉइंट B, ठीक है, यहां पे पॉइंट P, यहां पे पॉइंट Q और यहां पे पॉइंट R मान लेते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि ये जो लाइन है, ये लाइन आपका एंगल बना रहा है फाई 1 और ये बना रहा है, चाहे एक फाई और फाई डैश मान लीजिए, 1 और 2 नहीं, फाई, और इसको मान लेते हैं फाई डैश। ठीक है, ये गिवन एंगल है, इसको थीटा मान लीजिए कि ये जो है x के साथ थीटा एंगल बना रहा है, दैट इज इसका स्लोप tan थीटा होगा। सो m इज इक्वल टू tan थीटा। चलिए भाई लिखते हैं, सपोज a given straight line LCM, making
an angle theta in the positive direction with the x axis। पता है इसके बारे में? अब ये गिवन लाइन है, तो गिवन लाइन का इक्वेशन हमें क्या दिया हुआ है? y इज इक्वल टू mx प्लस सी। द इक्वेशन टू द गिवन लाइन इज व्हाट? y इज इक्वल टू mx प्लस सी, देयरफॉर m इज इक्वल टू tan थीटा। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। नाउ unless alpha is 0 or 90 degrees, there are always two straight lines। इसको और थोड़ा सही से लिखिए ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। Now, except when alpha is equal to 0 or 90 degree, there are always two straight lines such as PQ A and PR B passing through the given point P x dash y dash and making angle alpha with the given straight line। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। एक्सेप्ट व्हेन अल्फा 90 या 0 हो, जो कि मैंने आपको समझा दिया है कि 0 होगा तो पैरेलल हो जाएगा भाई, 0 होगा तो यहां से जो भी स्ट्रेट लाइन होगा वो इसके पैरेलल होगा, ठीक है, तो वहां पे कोई गुंजाइश नहीं है। अगर अल्फा 90 हो जाए तो आपको पता है कि यहां से सिर्फ एक ही स्ट्रेट लाइन हम खींच सकते हैं इस गिवन स्ट्रेट लाइन पे, जो कि इस पे परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि किसी भी गिवन पॉइंट से किसी गिवन स्ट्रेट लाइन पे एक और एक ही परपेंडिकुलर हम खींच सकते हैं, डाल सकते हैं। सो एक्सेप्ट व्हेन अल्फा 0 या 90 हो, इसको छोड़ के हमेशा दो स्ट्रेट लाइंस होगा जो कि गिवन लाइन से गिवन एंगल अल्फा बनाएगा, ठीक है भाई। नाउ अब यहीं से आपको प्रॉब्लम को शुरू करना है बनाना। नाउ आपको मैंने बताया था कि किसी भी ट्राइंगल का कोई भी एक्सटीरियर एंगल किसी साइड को प्रोड्यूस करने से जो बनता है, कोई भी एक्सटीरियर एंगल अपने इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के बराबर होते हैं। वही मैं यहां पे अप्लाई करने जा रहा हूं। नाउ फ्रॉम ट्राइंगल AMQ, अब ये अल्फा है तो ध्यान दीजिए ये भी क्या होगा? अल्फा होगा, ठीक है। थोड़ा सा और लिख लीजिए ताकि आपको एक दो चीज और लिख लीजिए। हमने एंगल फाई और फाई डैश माना है। सपोज द लाइंस PA, या इस तरह लिखिए, PQA and PRB are making the angles phi and phi dash respectively in the positive
डायरेक्शन विथ द एक्सिस ऑफ एक्स। ठीक है, ये जो स्ट्रेट लाइन है और ये जो स्ट्रेट लाइन है जो सेम पॉइंट से होके पास कर रहे हैं, वो एक्स एक्सिस से पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ फाई और फाई डैश एंगल बना रहे हैं। लेट m1 इज इक्वल टू, मान लेते हैं m1 और m2 स्लोप्स है, तो डायरेक्ट थोड़ा लिख देता हूं। सबसे पहले एक काम करते हैं, हम सबसे पहले क्या करते हैं कि हमें तो ये पता है कि अगर कोई एक पॉइंट से होके कोई स्ट्रेट लाइन क्रॉस करेगा तो उसका इक्वेशन क्या होगा। नाउ द equations to the straight lines PQ and PA and PB, अब थोड़ा मैंने शॉर्ट कर दिया, यहाँ पे PQ है, PRB लिखा था, यहाँ पे PA PB लिख दे रहा हूँ, आप समझ लीजिएगा, PA PB। The equations to the straight lines PA PB are respectively क्या हो जाएगा, एक पॉइंट से सबसे पहले PA की तरफ ध्यान दीजिए, y माइनस वाई डैश, ठीक है, एक पॉइंट से होके पास कर रहा है, इज इक्वल टू इसका स्लोप मान लेते हैं m1 x माइनस एक्स डैश, एंड PB का y माइनस वाई डैश इज इक्वल टू m2 इंटू एक्स माइनस एक्स डैश, क्योंकि दोनों सेम ही पॉइंट से होके पास तो कर रहा है x डैश y डैश से। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। चलिए इरेज करना होगा मुझे, लिख लीजिए पहले, फिर इरेज करता हूं मैं। एक चीज और लिख लीजिए, वेयर m1 इज इक्वल टू tan phi एंड m2 इज इक्वल टू tan phi डैश। ठीक है, इसको भी लिख लो आप। PA का स्लोप क्या है हमारा, m1 है, और चूंकि ये फाई एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, तो m1 क्या हो जाएगा, tan phi। उसी तरह PB के लिए m2 यानी कि इसका स्लोप tan phi डैश। ओके, चलिए भाई, now from triangle AMQ, ज़्यादा मैं नहीं लिखूंगा कि किसी ट्राइंगल का जो एक्सटीरियर एंगल होता है अपने इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स के सम के बराबर होता है, क्योंकि मैंने पहले लिखा हुआ है, तो इतना तो आपको याद रखना चाहिए। नाउ फ्रॉम ट्राइंगल AMQ वी हैव phi is equal to थीटा प्लस अल्फा। इस ट्राइंगल का ये एक एक्सटीरियर एंगल है, इसका दोनों इंटीरियर ऑपोजिट एंगल, एक है एंगल ये और एक है एंगल ये, यानी कि थीटा प्लस अल्फा होगा ना। टेकिंग tangent on both sides we get what we get, tan phi is equal to tan theta plus alpha। ये क्या हो जाएगा आपका, tan phi क्या है, m1 is equal to ठीक है, चलिए m1 इज इक्वल टू क्या, tan थीटा प्लस
tan अल्फा डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan थीटा tan अल्फा। tan थीटा क्या है, m है, हमें पता है m प्लस tan अल्फा डिवाइडेड बाई 1 माइनस अगेन tan थीटा क्या है, m इंटू tan अल्फा। again from triangle MBR, ध्यान दीजिए ये एंगल कितना होगा, 180 डिग्री माइनस अल्फा, ये वाला एंगल, इस एंगल की बात कर रहा हूं मैं, होगा ना, ठीक। वी हैव अगेन, अगर इस ट्राइंगल MBR में देखें तो ये एंगल फाई डैश जो है वो एक्सटीरियर एंगल है एक, तो ये जो फाई डैश है वो इस एंगल के और इस एंगल के सम के बराबर होगा। वी हैव फाई डैश इज इक्वल टू व्हाट, थीटा प्लस 180 माइनस अल्फा, जिसको हम लिख सकते हैं 180 प्लस थीटा माइनस अल्फा, टेकिंग tangent on both sides we get tan phi dash is equal to tan 180 प्लस थीटा माइनस अल्फा। tan 180 प्लस थीटा क्या होता है, मतलब tan 80 प्लस एनी एंगल क्या होता है, मान लीजिए ऐसा कुछ हो आपका, tan 180 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू क्या भाई, tan थीटा। अब यहां थीटा की जगह थीटा माइनस अल्फा है, तो ये क्या हो जाएगा, tan थीटा माइनस अल्फा। इसको आप क्या लिख सकते हैं, tan थीटा माइनस tan अल्फा, tan a माइनस बी का फॉर्मूला माइनस 1 प्लस tan अल्फा इंटू tan थीटा, ठीक है। tan थीटा क्या है भाई, m है, माइनस tan अल्फा डिवाइडेड बाई 1 प्लस m tan अल्फा, ठीक है, ठीक है। सो tan फाई डैश क्या है हमारा, m2 है, तो m1 यहां से आ गया, m2 यहां से आ जाएगा हमारा, यही m1 और m2 के यहां सब्स्टिट्यूट कर देंगे, हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगा। चलिए थोड़ा सा इरेज करना होगा हमें, फिर से ऊपर से शुरू करते इरेज करना। ओके, तो यहां से इसके बाद लिखना शुरू करिए, दैट इंप्लाइज, इसके बाद m2 इज इक्वल टू m माइनस tan अल्फा बाई 1 प्लस m tan अल्फा, ठीक है, हमारा काम हो गया है। इसको भी रेज कर देता हूं, आपने कर लिया होगा। Now putting these values of, putting the values of m1 and m2 in 1 and 2, we get the required equations as y माइनस वाई डैश इज इक्वल टू, हमें क्या मिलेगा, m1 की जगह m प्लस tan अल्फा बाई 1 माइनस m tan अल्फा इंटू x माइनस x डैश, एंड y माइनस वाई डैश इज इक्वल टू m माइनस tan अल्फा बाई 1 प्लस m tan अल्फा इंटू x माइनस x डैश। यही इन दोनों स्ट्रेट लाइंस का इक्वेशन हो जाएगा, ठीक है। तो कभी भी आपको ऐसा प्रॉब्लम आएगा
कि एक ऐसे स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आपको फाइंड करने के लिए दिया जाएगा जो किसी गिवन पॉइंट से होके क्रॉस कर रहा है और किसी गिवन स्ट्रेट लाइन के साथ कोई गिवन एंगल अल्फा बना रहा है, तो उन दोनों स्ट्रेट लाइंस का इक्वेशन आपको इस तरह से लिखना है। आगे हम प्रॉब्लम करेंगे तो ऐसे इक्वेशंस हमें मिलेंगे लिखने के लिए। सो दैट इज द रीजन व्हाई देयर आर टू इक्वेशंस। और आपको पता है कि अगर अल्फा 0 या 90 रहेगा तो ये इक्वेशंस नहीं आएंगे, क्योंकि 0 रहेगा फिर भी एक ही कोई स्ट्रेट लाइन हो सकता है ना जो कि उस पॉइंट से परपेंडिकुलर होगा। और अगर 0 रहा तो भी एक ही स्ट्रेट लाइन हो सकता है जो इससे क्रॉस करके जाएगा और इस लाइन के पैरेलल होगा, क्योंकि किसी एक पॉइंट से होके किसी गिवन स्ट्रेट लाइन के पैरेलल भी एक ही स्ट्रेट लाइन हो सकता है। ठीक है, सो यू हैव टू रिमेंबर दिस। और अगर ये दोनों कंडीशन नहीं है तो हमेशा दो स्ट्रेट लाइंस होता है जो किसी गिवन एंगल के साथ अल्फा एंगल बना सकता है। ठीक है, इसीलिए दो इक्वेशंस आपको आते हैं इस तरह से। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से पूछिए, टेलीग्राम पे जुड़ के पूछिए या फिर आप कमेंट बॉक्स में नीचे में कमेंट करिए, दोनों तरह से आप पूछिए। और जब आप लेक्चर देखिए एटलीस्ट तो उसको लाइक कर दिया करिए, दैट्स इट। लाइक या डिसलाइक अगर अच्छा नहीं लगे तो उसको डिसलाइक भी, ऐसा नहीं कह रहा हूं कि लाइक ही आपको करना है। चलिए, क्योंकि उससे थोड़ी रीच इंक्रीज कर जाती है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। कहीं दिक्कत हो तो जैसा मैंने कहा, आस्क मी एनीथिंग। थैंक यू। आई होप ये सब आपको मैंने छोड़ दिया होगा थोड़ा सा स्पेस देखने के लिए, फिर भी एक बार और छोड़ देता हूँ। चलिए, थैंक यू।